हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड, आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम हमारी क्लास 6 की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसकी बुक हनीसकल को डिस्कस करेंगे। हनीसकल में 10 चैप्टर हैं। ये सारे 10 चैप्टर हम एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे एचटेट केवीएस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि कौन सा लेसन है, कौन उसका राइटर है और लेसन के अंदर कौन मेन कैरेक्टर्स हैं और उस लेसन की स्टोरी क्या है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, राइटर का नाम पूछ लिया जाता है, लेसन का नाम पूछ लिया जाता है या फिर किसी कैरेक्टर का नाम देके पूछ लिया जाता है कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, या फिर स्टोरी में से कोई लाइन डाल दी जाती है और पूछा जाता है कि कौन सी स्टोरी की ये लाइन है। तो हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 1। जो हमारा लेसन 1 है उसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, यानी कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं वो है कैरोल मोर। कौन है? कैरोल मोर। ये जो कैरोल मोर हैं ये अमेरिकन राइटर हैं। अब हम देखेंगे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन हैं। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं वो है, सबसे ऊपर आता है हमारा पैट्रिक। पैट्रिक एक लेजी बॉय है जिसको पढ़ाई करना, होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर इसमें है हमारा द एल्फ, मतलब सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एल्फ। एल्फ कौन है? एक मैजिकल क्रिएचर है, मैजिकल प्राणी है। फिर तीसरा इसके अंदर हमारी आती है कैट। तो ये थे हमारे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस चैप्टर के। अब हम देखेंगे कि इस चैप्टर की जो समरी है वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जो हमारा हीरो है, मतलब जो लेजी बॉय है पैट्रिक है, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसको हमेशा खेलते रहना पसंद है और उसके जो फेवरेट गेम है जो वो खेलना पसंद करता है वो है फुटबॉल, हॉकी, निंटेंडो। निंटेंडो क्या है? ये भी एक गेम है, ये एक वीडियो गेम है। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा गेम पैट्रिक को खेलना पसंद है या पसंद नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है फुटबॉल, हॉकी और निंटेंडो ये वो गेम है जो पैट्रिक खेलना पसंद करता है। तो एक दिन क्या होता है, जो पैट्रिक है वो देखता है कि उसकी जो बिल्ली है उस बिल्ली ने किसी डॉल को अपने मुंह में ले रखा और उसके साथ वो खेल रही है। लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो कैट के मुंह के अंदर जो डॉल थी वो डॉल नहीं थी, वो एक एल्फ था, यानी कि एक मैजिकल क्रिएचर था। और वो क्या करता है, वो पैट्रिक से हेल्प मांगता है कि मुझे इस कैट से बचा लो। तो पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हें इस कैट से बचा लूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरे लिए मेरा होमवर्क करना पड़ेगा जो मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब एल्फ जो कि उसका होमवर्क करना नहीं चाहता था लेकिन उसको कैट से बचना था, इसलिए वो क्या करता है, उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका होमवर्क कर देगा। तो फिर पैट्रिक क्या करता है, उस एल्फ को कैट से बचा लेता है। अब एल्फ को पैट्रिक का होमवर्क करना पड़ता है। तो पैट्रिक कहता है कि मेरा जो सेकंड सेमेस्टर जो अभी चला हुआ है, जिसके 35 दिन, कितने 35 डेज अभी लेफ्ट है, इन 35 डेज का होमवर्क तुम्हें सारा का सारा खत्म करना है, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। अब जो एल्फ है वो क्या करता है, वो सारा पैट्रिक का होमवर्क करने लगता है। लेकिन इसमें मेन बात क्या है, अब एल्फ होमवर्क तो करता है लेकिन उस एल्फ को ना मैथ पता है, ना हिंदी, ना एसएस, कुछ भी नहीं पता। तो वो जब भी होमवर्क करता है वो सारी चीजें पैट्रिक से पूछता है। तो पैट्रिक को क्या करना पड़ता है, पहले खुद पढ़ना पड़ता है, फिर उसको समझाना पड़ता है, तभी एल्फ उसका होमवर्क कर पाता है। इस तरह से एल्फ की हेल्प करने के लिए पैट्रिक को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है और जैसे जैसे वो पढ़ता है उसको चीजें समझ में आने लग जाती हैं। लास्ट में जो होता है, जब उसके एग्जाम होते हैं तो पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है। अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिलता है और 35 डेज पूरे हो जाते हैं तो जो एल्फ है वो वहां से चला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पैट्रिक है उसका होमवर्क किसने किया। तो हम क्या कहेंगे कि जो पैट्रिक है उसका होमवर्क किसी एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक का होमवर्क खुद पैट्रिक ने किया था, क्योंकि पैट्रिक ने पहले पढ़ा, फिर एल्फ को बताया, तभी जाके एल्फ ने उसका होमवर्क किया। ये था हमारा लेसन नंबर 1। अब हम देखेंगे लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरह से डॉग ने अपने लिए एक नया मास्टर पाया, फाइंड आउट किया। इसके जो हमारे ऑथर हैं वो अननोन है, मतलब कोई स्पेसिफिक ऑथर इस चैप्टर का हमें दिया हुआ नहीं है। अब इसमें क्या है, जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है, डॉग है।
कौन है? डॉग है। और ये डॉग क्या चाहता है? डॉग को लगता है कि उसे अपने सारे काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा? अपने लिए एक मास्टर ढूंढ लेगा और वो मास्टर क्या करेगा? उसके सारे काम अरेंज कर देगा। मतलब उसके लिए खाना पीना सब कुछ मास्टर ही करेगा। इसलिए डॉग को क्या चाहिए? मास्टर चाहिए। लेकिन कैसा मास्टर चाहिए? डॉग को एक ऐसा मास्टर चाहिए जो बहुत स्ट्रांग हो, उसकी हर तरह से हेल्प करके उसको सेफ कर सके। तो डॉग क्या करता है? अपने लिए मास्टर ढूंढना स्टार्ट करता है। सबसे पहले डॉग कहाँ जाता है? सबसे पहले डॉग जाता है वोल्फ के पास। अब डॉग वोल्फ के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ। तो वोल्फ कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा मास्टर बन जाता हूँ। तो सबसे पहले जो डॉग का वो मास्टर कौन बनता है? वोल्फ बनता है। लेकिन एक दिन क्या होता है? बियर की आवाज आती है। तो जैसे ही बियर की आवाज आती है तो जो वोल्फ है वो डर जाता है। तो डॉग पूछता है कि क्या बात है, तुम डर क्यों रहे हो? तो कहता है कि बियर की आवाज आ रही है, इसलिए तुम चुप हो जाओ। तो डॉग को लगता है कि मैं तो ये सोच रहा था कि वोल्फ जो है बहुत स्ट्रांग है, किसी से डरता नहीं है, लेकिन ये तो क्या है? बियर से डरता है। तो डॉग वोल्फ को छोड़कर बियर के पास चला जाता है और कहता है कि तुम मेरे मास्टर बन जाओ, क्योंकि डॉग को तो ऐसा मास्टर चाहिए था जो सबसे स्ट्रांग हो, जो उसको सेफ रख सके। तो फिर बियर क्या करता है? वो डॉग का मास्टर बन जाता है। यानी कि फर्स्ट नंबर पर वोल्फ, सेकंड नंबर पर बियर। अब एक दिन क्या होता है? बियर को भी एक आवाज सुनाई देती है और वो भी डर जाता है। तो डॉग कहता है कि क्या हुआ? तो बियर कहता है कि चुप हो जाओ, लोयन यानी शेर की आवाज आ रही है। अगर शेर ने हमारी आवाज सुन ली तो वो हमें खा जाएगा। अब डॉग को लगता है कि बियर भी स्ट्रांग नहीं है, बियर से ज्यादा स्ट्रांग तो लोयन है। तो वो क्या करता है? डॉग बियर को भी छोड़ देता है और लोयन के पास चला जाता है और कहता है कि आप मेरे मास्टर बन जाओ। अब लोयन को लगता है कि अगर मैं डॉग को खा लूंगा तो ये तो छोटा सा है, इससे क्या होगा? चलो मैं इसका क्या करता हूँ, अपने साथ रख लेता हूँ, इसका मास्टर बन जाता हूँ। अब डॉग किसको मास्टर बना लेता है? लोयन को अपना मास्टर बना लेता है। लेकिन एक दिन क्या होता है? लोयन भी कुछ आवाजें सुनता है और ये आवाजें किसकी थी? ये आवाजें थी आदमियों की। तो लोयन डॉग को कहता है कि चुपचाप से कहीं पे छुप जाओ, आवाज मत करो। तो डॉग कहता है कि आपको छुपने की क्या जरूरत है, आपको किससे डर लगता है? तो लोयन कहता है कि एक आदमी ऐसा है जिससे मुझे डर लगता है, वो किसी का अपना नहीं है, वो किसी को भी मार देता है। तो डॉग को पता चलता है कि जो लोयन है वो भी डरता है। और किससे डरता है? मैन यानी आदमी से डरता है। तो डॉग क्या सोचता है कि लोयन भी मेरा मास्टर बनने के लायक नहीं है, मुझे क्या करना है? लोयन को छोड़ना है और किसको अपना मास्टर बनाना है? मैन को, जो सबसे स्ट्रांग है। तो इस तरह से डॉग क्या करता है? अपने लिए मास्टर ढूंढ लेता है। और तब से आज तक जो मैन है और जो डॉग है उसकी रिलेशनशिप को यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो डॉग है वो मैन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल है। तो इस तरह से ये हमारी क्या थी? स्टोरी थी, जिसमें डॉग ने अपने लिए क्या फाइंड आउट किया? मास्टर। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डॉग सबसे पहले किसके पास गया, या फिर दूसरे नंबर पे किसके पास गया, या लास्ट में कैसे गया? तो हमें याद रखना है, डॉग सबसे पहले वोल्फ के पास जाता है, फिर बियर के पास जाता है, फिर लोयन के पास जाता है और फिर मैन के पास जाता है। अब हम देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 है टैरोज रिवॉर्ड। टैरोज रिवॉर्ड है, इसके जो हमारे राइटर है वो कौन है? अनंता खान। कहीं कहीं पर इसको अनंता खान भी दिया गया है, कहीं पर इसको अनंता खान दिया गया है। तो जैसा भी आपको एग्जाम के अंदर मिले वैसे आपको इसको टिक करना है। तो टैरोज रिवॉर्ड के जो राइटर है वो कौन है? अनंता खान। इस चैप्टर के अंदर जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं वो कौन है? एक तो है हमारा टैरो। टैरो के कौन है? एक वुड कटर है, एक लकड़हारा है जो बहुत ज्यादा मेहनती है, बहुत ज्यादा काइंड है। फिर इसमें क्या है? टैरो के फादर और मदर को दिखाया गया है। उसके जो फादर हैं वो क्या है? ओल्ड हो चुके हैं और उन्हें क्या है? ठंड लग रही है और वो वीक है। और वो क्या करना चाहते हैं? टैरो के फादर जो होते हैं वो सेक पीना चाहते हैं। या तो आप इसको साके बोल सकते हो या इसको सेक बोल सकते हो। ये जो सेक है वो क्या है? ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि पीने से शरीर के अंदर क्या आ जाती है? गर्मी आ जाती है। अब क्योंकि टैरो के फादर को ठंड लग रही थी, उसको कोल्ड थी, तो इसलिए वो क्या करना चाहते थे? सेक पीना चाहते थे ताकि ठंड से बच सके। अब जो टैरो था वो बहुत ज्यादा मेहनती था और वो चाहता था कि अपने पेरेंट्स की सारी चाहते वो पूरी कर दे। तो वो उसको ये साके यानी ये सेक पिलाना चाहता था, लेकिन जो ये सेक था वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था। अब क्योंकि जो टैरो था वो क्या था? वुड कटर था, उसके पास तो ज्यादा पैसे नहीं थे, तो वो अपने पेरेंट्स को ये सेक पिला नहीं पा रहा था, इसलिए वो बहुत ज्यादा उदास था। तो एक दिन क्या होता है, जो ये था टैरो था, ये फॉरेस्ट जाता है जहां से वो क्या करता है? लकड़ियां काटता है। अब उसने सोचा कि वो क्या करेगा? मेहनत करेगा डबल।
और क्या करेगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा और उन पैसों से अपने पेरेंट्स के लिए वो सेक लाएगा। ठीक है, तो वो सेक लाना चाहता था, तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो सेक लेकर आएगा। तो एक दिन क्या होता है, जब टैरो फॉरेस्ट में गया हुआ होता है और लकड़ियां काट रहा होता है, तो उसको कहीं से कोई आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सोचता है कि पता नहीं कोई आवाज़ आ रही है। तो जो टैरो होता है वो उस आवाज़ का पीछा करता है, उसको फॉलो करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। तो देखता है कि वहाँ पे एक वाटरफॉल था। ये वाटरफॉल मैजिकल था। ठीक है, अब उसने सोचा, टैरो ने सोचा कि आज से पहले तो उसने कभी भी इस वाटरफॉल को नहीं देखा, आज ही इसको अचानक से ये दिखाई दिया। तो वो देखता है, वो सोचता है चल मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जब वो पानी पीता है तो उसको दिखता है कि जो ये वाटरफॉल है तो मैजिकल है, इसमें से तो सेक निकल रहा है। ये वही सेक था जो वो अपने पेरेंट्स को पिलाना चाहता था। तो टैरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो क्या करता है, वो सेक अपने साथ लेता है और उसको घर पर ले जाता है और अपने पेरेंट्स को पिला देता है। तो उसके जो फादर है वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब इस बात का पता जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनको भी पता चल जाता है कि जो टैरो है उसके पास वो सेक है जो कि बहुत ज्यादा गर्म है। तो वे सब भी क्या होते हैं, टैरो के पास जाते हैं वो सेक पीने के लिए। तो जब वो जाते हैं तो टैरो उनको भी सेक दे देता है। अब जो विलेजर्स थे वो क्या थे, वो सेल्फिश थे। उनको भी लगता है कि वो भी क्या करेंगे, जाएंगे फॉरेस्ट में और वो सेक लेकर आएंगे। तो सारे के सारे विलेजर्स वहां पे पहुंच जाते हैं। कहाँ पर, मैजिकल वाटरफॉल के पास, और वो वहां से पानी भरते हैं। तो जब वो पानी भरते हैं और पी के देखते हैं तो वो बिल्कुल भी सेक जैसा नहीं था। तो विलेजर्स को बहुत गुस्सा आता है, उसे लगता है कि जो टैरो है वो उनको झूठ बोल रहा है। तो विलेजर्स को इतना गुस्सा आता है कि वो क्या सोच रहे होते हैं कि वे टैरो को छोड़ेंगे नहीं। तो टैरो डर जाता है और उनके सामने नहीं आता है। लेकिन फिर जब टैरो वहां पे जाता है, वो पानी भरता है, तो उसको वही वापस वही वाला सेक मिलता है। तो जो विलेजर्स थे ना वो उसको दंड देना चाहते थे क्योंकि टैरो उसको झूठ बोल रहा है कि वहां पे सेक है। अब इस बात का पता चल जाता है जापान के एम्परर को। यानी कि ये स्टोरी कहाँ की है, ये स्टोरी है जापान की। तो जो जापान के राजा थे उसको पता चलता है कि एक लड़का है टैरो, उसको एक वाटरफॉल मिला है जहां का वो पानी क्या है, उसके लिए सेक है। जब वो पानी यूज करता है तब तो वो सेक बन जाता है, जब कोई और यूज करता है तो वो पानी बन जाता है। तो क्या करता है, जो एम्परर है जापान का, वो टैरो को बुलाता है और उसको क्या करता है, रिवॉर्ड देता है। क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के लिए ये सेक देना चाहता था। वो गरीब था लेकिन वो इतना ऑनेस्ट था, वो इतनी मेहनत करता था अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी हर विश को पूरा करना चाहता है। तो उस टैरो के इस चीज को देखकर, अपने माता पिता के लिए प्यार को देखकर, वो क्या करता है, उसको रिवॉर्ड देता है। और रिवॉर्ड में क्या देता है, 20 गोल्ड के कॉइन देता है। क्या देता है, 20 गोल्ड के कॉइन देता है। और जो विलेजर्स थे जो उसको क्या देना चाहते थे, मारना चाहते थे, विलेजर्स को वो एम्परर क्या करता है, पनिश कर देता है। तो इस तरह से स्टोरी हमें क्या बताती है कि अगर हम दिल से कुछ करना चाहते हैं तो भगवान भी उसमें हमारी सहायता करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, टैरोज रिवॉर्ड। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 है एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। ये क्या है, ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो इंडियन भी है, अमेरिकन भी है और जो स्पेस में जाती है। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर का क्या नाम है, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस। ये एक बायोग्राफी है। किसकी बायोग्राफी है, ये हरियाणा की एक लड़की थी कल्पना चावला, उसकी ये एक बायोग्राफी है कि किस तरह से कल्पना चावला ने अपने सपनों को, अपने ड्रीम को पूरा किया। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो कौन है, कल्पना चावला। क्वेश्चन में आ सकता है कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये करनाल से बिलोंग करती है। और करनाल कहाँ पर है, हरियाणा के अंदर है। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, जो कल्पना चावला है वो उसने ग्रेजुएशन की। और ग्रेजुएशन कहाँ से की, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कल्पना चावला ने ग्रेजुएशन कहाँ से की। तो टैगोर स्कूल से कल्पना चावला ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। उसके बाद क्या है, कल्पना चावला इंजीनियरिंग करना चाहती थी। और कौन से सब्जेक्ट में करना चाहती थी, ये था हमारा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो कल्पना चावला क्या करना चाहती थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहती थी। और इसी में वो मास्टर डिग्री भी करना चाहती थी। और मास्टर डिग्री करने के लिए जो कल्पना चावला है वो यूएसए जाना चाहती थी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जाना चाहती थी। लेकिन इसके जो फादर थे ना वो इसके अगेंस्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि वो अमेरिका जाए, आगे पढ़े, क्योंकि वो छोटे सी जगह से थी, हरियाणा जैसे जगह से, जहाँ पे लड़कियों को आगे निकलने के लिए मनाही थी, मतलब उनको ज्यादा आगे जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन कल्पना चावला ने अपने
फादर के अगेंस्ट जाकर वो यूएसए गई, वहां से उसने पढ़ाई की और वो उसने ये इंजीनियरिंग की। अब हमें क्या है सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है कि मास्टर डिग्री कल्पना चावला ने कहां से की? यूएसए से की। फिर मास्टर डिग्री करने के बाद कल्पना चावला ने की पीएचडी। पीएचडी कैसे की? इसमें भी इसने क्या किया? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उसने क्या की? पीएचडी की। अब पीएचडी होने के बाद कल्पना चावला ने शादी की, और शादी किससे की? कल्पना चावला ने जो शादी की वो की फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, एक बंदा था जो कौन था? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर था जिसका नाम था जीन पायरे हैरिसन। जीन पायरे हैरिसन, इनके साथ क्या है? कल्पना चावला ने शादी की, और ये कहां से थे? ये यूएसए से ही थे। अब जो कल्पना चावला थी उसने क्या है? नासा स्पेस में शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, मतलब वो नासा में क्या थी? नासा में काम करना चाहती थी, तो इसके लिए उसने अप्लाई किया। 1994 के अंदर जो कल्पना चावला थी वो नासा में ट्रेनिंग के लिए, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गई थी। यानी कि कब हो गई थी? 1994 में कल्पना चावला नासा में ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट के रूप में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो गई थी। अब क्या हुआ था? वहां पे सिलेक्ट हो गई, फिर वो स्पेस में गई, लेकिन सैटरडे की नाइट थी। कब की? सैटरडे नाइट। कब? 2003 के अंदर जो सैटरडे की नाइट थी उसमें क्या हुआ? कोलंबिया डिजास्टर हुआ। यानी कि जब वो स्पेस से वापस आ रहे थे तब डिजास्टर हुआ, और उसमें क्या हुआ? कल्पना चावला की डेथ हो जाती है। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हमारे जो भी ड्रीम है हम उनको सच कर ही लेंगे, जैसे कल्पना चावला ने किया। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 जो कि कल्पना चावला की स्टोरी थी। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, यानी कि एक अलग तरीके का स्कूल। अब इसके जो हमारे राइटर हैं वो कौन हैं? वो हैं ईवी लुकास। क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के जो राइटर हैं वो कौन है? ईवी लुकास। अब इस चैप्टर के अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? मेन कैरेक्टर है यहाँ पे नरेटर यानी कि लुकास, यानी कि जो राइटर हैं। दूसरा यहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो है मिस बीम। ये जो मिस बीम है ये वेरी काइंड हार्टेड वुमेन है, और इस स्कूल की अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की क्या है? हेड मिस्ट्रेस है। क्या है? हेड मिस्ट्रेस है। जो ये स्टोरी है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, ये दूसरी स्टोरी अ लिटल ऑफ एवरीथिंग में से ली गई है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल किस स्टोरी में से ली गई है? तो ये अ लिटल ऑफ एवरीथिंग में से ली गई है। अब इसमें क्या होता है? स्टोरी के अंदर जो हमारे नरेटर हैं यानी कि लुकास हैं, जो ये लुकास क्या करते हैं? इस अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में विजिट करने जाते हैं, मतलब वहां पे उसको देखने जाते हैं कि किस तरह का ये स्कूल है, क्यों इसको डिफरेंट कहा गया है। वो वहां की वे ऑफ टीचिंग जानना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया यहाँ पर जाता है। तो नरेटर यहाँ पे जाते हैं, वो हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। फिर वो क्या करते हैं? बाद में जो यहाँ की हेडमिस्ट्रेस थी यानी कि मिस बीम थी, उनके पास जाते हैं, उनसे बातें करते। तो कहता है कि मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैं ये बच्चों को देखता हूँ, जिसे कोई ऐसा है जो बोल नहीं पाता, कोई ऐसा है जो चल नहीं पा रहा, कोई ऐसा है जो देख नहीं पा रहा, तो इन डिसेबल्ड बच्चों को देख के उसको बहुत बुरा लग रहा है कि भगवान ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। तो जो मिस बीम है वो उनको कहती है कि मेरा कोई भी बच्चा डिसेबल्ड नहीं है। तो ये बात सुनकर जो यहाँ पे नरेटर विजिट करने आए थे, तो वो एकदम से क्या हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं कि ये आप क्या कह रहे हो कि मेरा कोई भी बच्चा डिसेबल नहीं है। वो कहती है हाँ मेरा बच्चा डिसेबल नहीं है, लेकिन मैं अपने स्कूल में सभी बच्चों को क्या करती हूँ? प्रैक्टिकल स्टडी कराती हूँ, मतलब उनकी जो टीचिंग है वो प्रैक्टिकल वे में कराती हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको डे बाय डे यानी कि अलग अलग दिनों में अलग अलग तरह से रोल करना पड़ता है, प्रैक्टिकल सीखना होता है। कभी उनकी आंखों पे कपड़ा बांध दिया जाता है, कभी एक पैर को हटा दिया जाता है, ताकि वो क्या करें? जो दुनिया में डिसेबल्ड लोग हैं, कोई देख नहीं पाता, कोई बोल नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता, किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है,
उन सब की जो दिक्कतें हैं वो मेरे बच्चे समझ के, उसके लिए उनके दिल में एम्पैथी हो, केयरिंग होवे, उनको प्यार हो ऐसे लोगों से, उनकी प्रॉब्लम को वो समझ के, इसीलिए वो क्या करती है अपने बच्चों के साथ हर रोज कुछ ना कुछ नया करती रहती है ताकि मेरे बच्चे इन चीजों को समझ के। तो नरेटर कहता है क्या सच में ऐसा है, इन बच्चों को, ये बच्चे सारे के सारे एकदम से कोई भी इनमें से डिसेबल्ड नहीं है? तो कहते हैं कि नहीं, मेरे सारे बच्चे बिल्कुल नॉर्मल है, इनमें से कोई भी डिसेबल्ड नहीं है। तो नरेटर ये सब चीजें सुनकर और जान कर कि किस तरह से बच्चों को एक एक चीज सिखाई जाती है, कैसे उनको एम्पैथी वर्ड सिखाया जाता है कि एम्पैथी क्या होती है। एम्पैथी क्या होती है कि किसी के दर्द को सिर्फ सुनकर ये कहना कि हाँ गलत हुआ है, ये नहीं होती, उसे हम सिंपैथी कहते हैं। एम्पैथी क्या होती है? किसी के दर्द को फील करना, और हम किसी के दर्द को तभी फील करते हैं जब वो चीज हमारे साथ होती है। इसीलिए बच्चों को क्या किया जाता है, इस तरह से पढ़ाया जाता है ताकि वो उस दर्द को समझे और उनके अंदर ये क्या है, एम्पैथी की फीलिंग आए और वो दूसरों को केयर करे, उनको प्यार करे। तो मिस बीम से बातें करने के बाद, मिलने के बाद जब नरेटर वहां से जाने लगते हैं तो वो एक लड़की से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस तरह से रहना, इस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है? तो वो कहती है कि नहीं, हमें कभी कभी तो ये चीजें बहुत बुरी लगती हैं क्योंकि ऐसा करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ये चीजें देखते हैं, करते हैं, तो हमें फील होता है कि जिसके साथ एक्चुअल में ये चीजें हुई है, जो बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीते हैं, उनका स्ट्रगल क्या है। तो जब हम अपने जीवन में इन चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सबको ये चीजें आनी चाहिए। अब नरेटर क्या करते हैं, एक लड़की की बात करते हैं जो कि लॉन्ग गर्ल है, यानी लंबी लड़की है, जो कि स्कूल की हेड गर्ल है, उसने ब्लू स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना हुआ है। तो ऐसी लड़की की बात करते हैं तो वो लड़की बताती है कि जिस लड़की की आप बातें कर रहे हो वो कौन है, मिली। यानी कि एक और यहाँ पे कैरेक्टर आया है जिसका नाम है मिली। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्कूल की लॉन्ग गर्ल कौन थी, या हेड गर्ल कौन थी, या वो गर्ल कौन थी जिसने ब्लू स्कर्ट या फिर पिंक ब्लाउज पहना हुआ था। तो ये लड़की कौन है, मिली। अब नरेटर उस लड़की से बात कर रहे थे और जिस लड़की से नरेटर बात कर रहे थे उस लड़की की आंखों पे पट्टी बंदी थी, मतलब वो देख नहीं सकती। उसका रोल कौन सा है जिसमें वो देख नहीं सकती। अब नरेटर एक दूसरे आदमी की बात करते हैं जो कि ओल्ड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, और वो क्या कर रहा है, गार्डनर है, यानी कि क्या कर रहा है, पेड़ पौधों का ध्यान दे रहा है, उनका ध्यान रख रहा है। तो वो लड़की बताती है कि जिसकी आप बात कर रहे हो ओल्ड मैन की, वो कौन है, पीटर है, जो यहाँ पे सालों से काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओल्ड मैन गार्डनर यहाँ पर कौन है स्कूल के अंदर, तो वो कौन है, पीटर है। अब थर्ड लड़की की जब बात करते हैं तो वो कौन, क्या कहते हैं, गर्ल वॉकिंग विद हेल्प, एक ऐसी लड़की जो दूसरों की हेल्प से चल रही है। तो वो उस लड़की की बात करते हैं। अब इस लड़की के जो हेयर हैं ये कैसे हैं, रेड हैं, कर्ली हैं। तो ये लड़की कहती है कि जिसकी आप बात कर रहे हो, जो दूसरों की हेल्प से चल रही है, जिसके हेयर रेड हैं, कर्ली हैं, वो कौन है, अनीशा है। यानी तीसरा यहाँ पे कैरेक्टर कौन आया, अनीशा, एक ऐसी लड़की जिसके हेयर कैसे हैं, रेड हैं, कर्ली हैं, और जो चल नहीं पा रही। तो ये कैरेक्टर भी यहाँ पे है, इनका भी आप ध्यान रखना कि कौन से कैरेक्टर हैं। एक ऐसी लड़की जो लॉन्ग है, जो हेड गर्ल है, जिसने ब्लू स्कर्ट पिंक ब्लाउज पहना है, ये तो है मिली। ओल्ड मैन कौन है यहाँ पे, गार्डनर, जिसका नाम है पीटर, और गर्ल जो कि दूसरे की हेल्प से चल रही है वो कौन है, अनीशा। अब जब ये बात कर रहे हैं नरेटर उस लड़की के साथ, तो लड़की बताती है कि बाकी चीजें तो हम हैंडल कर लेते हैं, सब आसानी से जाता है, लेकिन हमारा जो क्या है, हार्डेस्ट डे है, सबसे हार्ड डे है, वो कौन सा है, जब हम कांट स्पीक, जब हम बोल नहीं पाते। तो बिना बोले हुए क्या है, जीना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लेकिन ये भी क्या है, ये दिन भी किसी ना किसी तरह से चला जाता है। हमारा जो सबसे वर्स्ट दिन होता है, सबसे गंदा, सबसे खराब दिन होता है, ये वो दिन होता है जब हम देख नहीं सकते, कांट सी। तो सबसे वर्स्ट दिन कौन सा बताया गया है, जब देख नहीं सकते। सबसे हार्ड दिन कौन सा बताया गया है, जब वो बोल नहीं पाते। तो इस तरह से स्कूल में बच्चों को क्या है, एक्सपीरियंस के साथ लर्न कराया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6। अब हमारा लेसन नंबर 6 है हु आई एम। हु आई एम, ये जो हमारा चैप्टर है ये NCERT से लिया गया है, इसका भी कोई स्पेसिफिक राइटर नहीं है। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं ये कौन है, इसमें सबसे पहले आती है हमारी राधा, फिर आता है नासिर, फिर आता है रोहित, सरबजीत, डोलमा, और सबसे लास्ट में आता है पीटर।
यानी कि ये जो चैप्टर है हु आई एम, मैं कौन हूँ, इसमें क्या है अलग अलग बच्चे को दिखाया गया है, उसकी अलग अलग विश को दिखाया गया है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनकी क्या विश है, ये क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें आती है राधा। अब राधा क्या है, राधा को क्लाइंबिंग ट्रीज मतलब पेड़ों पर चढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, उसको अच्छा लगता है कि पेड़ों के ऊपर चढ़ना। अब इसके घर के जो आउटसाइड बाहर की तरफ क्या है, एक पेड़ है। पेड़ कौन सा है, मैंगो ट्री। क्वेश्चन पूछा जा सकता है राधा के घर के बाहर की तरफ कौन सा पेड़ है, तो ये है मैंगो ट्री। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको पेड़ों के ऊपर चढ़ना अच्छा लगता है, तो राधा को पेड़ों के ऊपर चढ़ना अच्छा लगता है। कभी कभी तो राधा अपनी मदर के साथ भी पेड़ों पर चढ़ जाती है, मतलब उसकी मदर भी उसके साथ क्या करती है, पेड़ के ऊपर चढ़ती है, मैंगो ट्री के ऊपर चढ़ती है। तो ये थी हमारी राधा। अब आती है हमारा दूसरे नंबर पे आता है नासिर। जो नासिर है ये कौन है, सीड कलेक्टर है। सीड कलेक्टर मतलब जो सीड को इकट्ठा करता रहता है। अब नासिर ऐसा क्यों करता है, नासिर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो नासिर की फैमिली है वो एक फार्मर फैमिली है, और वो क्या करते हैं, वो कॉटन का फील्ड है उनका, मतलब वो कॉटन उगाते हैं। अब नासिर की फैमिली बहुत ज्यादा रिच तो है नहीं, वो क्या है एक लगभग पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, उनके पास इतने सीड भी नहीं होते कि वो अपनी फील्ड के अंदर डाल सके। तो नासिर क्या करता है, सीड कलेक्ट करने लगता है ताकि समय आए तो वो सीड को अपने फील्ड के अंदर बो सके। तो इसीलिए जो नासिर है वो क्या कहता है कि वो सीड कलेक्टर बनेगा ताकि अपनी फैमिली को वो हेल्प कर सके। अब उसके बाद आता है रोहित। रोहित को क्या अच्छा लगता है, रोहित को ट्रैवलिंग करना मतलब घूमना फिरना रोहित को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अब रोहित क्या क्या देखना चाहता है, वॉन्ट टू सी माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड। रोहित कहता है कि मुझे न्यूजीलैंड की माउंटेन देखने का मन करता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूं मैं न्यूजीलैंड की माउंटेन्स को देखूं। फिर उसको और क्या अच्छा लगता है, सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका के अंदर रिवर है अमेजन, वो चाहता है कि मेरा इस अमेजन नदी के ऊपर कब्जा हो, मतलब वो उस अमेजन नदी को अपने अंडर में लेना चाहता है, वहां पर वो रहना चाहता है। उससे अलग वो क्या चाहता है, वॉन्ट टू लिव, वो रहना चाहता है कहाँ पर, जो लक्षद्वीप का बीच है, लक्षद्वीप का जो किनारा है उस किनारे पर वो रहना चाहता है और लक्षद्वीप का एंजॉय करना चाहता है, उसको जीना चाहता है। फिर उसकी चाहत क्या है, वॉन्ट टू सी कोणार्क टेम्पल। जो कोणार्क टेम्पल है ये कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर है। इस कोणार्क टेम्पल को वो देखना चाहता है, वहां पे वो घूमना चाहता है। ओल्ड सिटी इन बीजिंग, बीजिंग की जो पुरानी सिटी है ये उसको देखना चाहता है, जो कि कहाँ पर है, चाइना के अंदर। एंड पिरामिड्स, और जो इजिप्ट के अंदर पिरामिड है उनको भी रोहित क्या करना चाहता है, देखना चाहता है, वहां भी रोहित घूमना चाहता है। लव्स नेचर देन ओल्ड बिल्डिंग। रोहित क्या कहता है, उसको नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है, उसके बाद वो बिल्डिंग से प्यार करता है। मतलब पहले रोहित नेचर को लव करता है, उसके बाद बाहर की जो ये बिल्डिंग्स हैं, दुनिया है, उसको वो प्यार करता है। अब हमारा आता है सरबजीत। सरबजीत को क्या अच्छा लगता है, सरबजीत क्या है, बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि जो पीपल हैं वो उसका बिलीव नहीं करते, उस पर विश्वास नहीं करते, वो जो भी कहता है, जैसा भी कहता है, उसको सब झूठ ही मानते हैं। इसलिए सरबजीत बार बार गुस्सा होता रहता है। अब सरबजीत को क्यों लगता है कि सब उसको झूठा बोलते हैं, क्योंकि जब सरबजीत का क्या है, जब सरबजीत की नोटबुक की बात होती है तो वो टीचर को कहता है कि उसकी नोटबुक उसके पास नहीं है, रवि ने उसकी नोटबुक ले रखी है। तो जो टीचर है वो उसकी बात नहीं मानते और उसको झूठा बोल देते हैं, इसीलिए क्या है, सरबजीत बार बार गुस्सा हो जाता है। फिर हमारी आती है नेक्स्ट कैरेक्टर डोलमा। अब डोलमा क्या है, डोलमा जो कि एक गर्ल है, ये क्या करना चाहती है, ये प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है इंडिया की, ठीक है। और हर वो अच्छी चीजें ये लोगों के लिए कर सकती है जिससे उनकी हेल्प हो सके, जैसे सड़कें बनाना, उनके लिए सारी सुविधाएं करना जिसकी उनके जिंदगी में दिक्कतें आती रहती हैं। तो डोलमा क्या कहती है कि डोलमा की बातों पे सभी विश्वास करते हैं और डोलमा जितना होता है सबकी हेल्प करती है। इसलिए डोलमा क्या चाहती है कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनेगी, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम इंडिया के अंदर है वो उसको सोल्व करना चाहती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर आता है वो आता है पीटर। अब पीटर कौन है, पीटर एक ऐसा लड़का, वो क्या कहता है कि जो सेकंड संडे आता है ना, वो सेकंड संडे उसका बहुत ज्यादा फेवरेट होता है। अब ऐसा क्यों है कि सेकंड संडे ही उसका फेवरेट होता है, तो ये क्या कहता है कि सेकंड संडे के दिन मेरी फैमिली सिनेमा जाती है और हम वहां पे क्या करते हैं, फिल्म देखते हैं, इसीलिए इसको सेकंड संडे
क्या है, बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये लोग सिनेमा जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, फिल्म देखते हैं। इसकी फैमिली में कौन कौन है जो सिनेमा देखने जाते हैं? इसके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड मदर हैं, इसके 2 ब्रदर्स हैं और खुद पीटर हैं। ये क्या कहता है कि हम वहाँ पे जब मूवी के बीच में जब इंटरवल होता है तो पीनट्स ये खाते हैं। इनकी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली है, और बाद में ये क्या करते हैं, आइसक्रीम को भी खाना ये छोड़ देता है। तो ये अलग अलग कैरेक्टर्स थे जो अपने बारे में पूछते हैं कि हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6। अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारा है फेयर प्ले। जो फेयर प्ले है, इनके हमारे जो राइटर हैं ये कौन है? प्रेमचंद जी हैं। कौन है? प्रेमचंद जी हैं। इस चैप्टर के जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं ये कौन है? सबसे पहले हमारा आता है जुम्मन शेख, ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है। फिर हमारा आता है अलगू चौधरी, ये हमारा सेकंड कैरेक्टर है। ये दोनों कौन है? जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, ये दोनों क्या है? फ्रेंड्स हैं। फिर हमारी आती है इसमें जुम्मन शेख आंटी, यानी कि जुम्मन शेख की मौसी होती हैं, जो इसमें एक नया कैरेक्टर है। फिर इसमें एक और कैरेक्टर है जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? समझू शाहू। किसके नाम से? समझू शाहू। यानी कि 4 कैरेक्टर हैं, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख की आंटी और समझू शाह। ठीक है। अब जो इसमें जुम्मन शेख है ये कैसा है? ये बड़ा एम्बिशियस है, केयरलेस है। मतलब इसको क्या है, धन दौलत से प्यार है, और ये बड़ा केयरलेस है, किसी का ध्यान ये नहीं रखता है। तो इसमें क्या होता है, जो जुम्मन शेख है उनकी जो आंटी है ये बूढ़ी हो जाती है। तो बूढ़ी होने के कारण क्या है, ये अपना काम तो कर नहीं पाती। तो जुम्मन शेख और उसकी फैमिली क्या करती है, अपनी आंटी का ध्यान रखती है, उनके खाने पीने का, उनके हर काम का ध्यान रखती है। तो जो आंटी है वो क्या करती है, उसकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो सारी की सारी जुम्मन शेख के नाम लिख देती हैं। लेकिन जब ऐसा होता है कि आंटी अपनी सारी प्रॉपर्टी जुम्मन शेख को दे देते हैं, तो फिर क्या होता है, जुम्मन शेख और उसकी फैमिली आंटी के साथ यानी उसकी मौसी के साथ गंदा बिहेवियर करने लग जाते हैं। अब मौसी बहुत दुखी होती है, क्योंकि ना उसको टाइम पे खाना मिलता है, सभी उसको गालियां दे के बोलते हैं। तो मौसी क्या करती है, मौसी पंचायत करती है ताकि उसको इंसाफ मिल सके, सभी उसको यानी जुम्मन शेख को समझा सके कि वो मौसी के साथ गलत ना करे। अब आंटी क्या करती है, पंचायत करती है। पंचायत में अब देखो, आंटी है जिसने पंचायत की है, उसने किसके अगेंस्ट की है, जुम्मन के अगेंस्ट की है। और वो क्या करती है, जो अलगू है जो कि जुम्मन का दोस्त है, उसको हेड पंच बना देती है। मतलब वो बंदा जो कि ये डिसाइड करेगा कि जुम्मन को क्या करना है क्या नहीं, यानी कि हेड बन जाता है वो पंचों का। अब जुम्मन शेख को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका दोस्त है अलगू, तो उसको लगता है कि अलगू कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा और वो जुम्मन को ही सही बताएगा। लेकिन जब पंचायत होती है तो अलगू कहता है कि जुम्मन ने गलती की है, उसको अपनी आंटी की इज्जत करनी चाहिए, उसके काम करने चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो उसको आंटी की जो प्रॉपर्टी है वो वापस कर देनी चाहिए। अब ऐसा होने पे क्या होता है, जुम्मन और अलगू जो कि दोस्त थे, अब वो एक दूसरे से नफरत करने लग जाते हैं। तो जुम्मन हमेशा ये चाहता है कि वो अलगू से बदला लेगा, क्योंकि अलगू ने उसके साथ सही नहीं किया। अब क्या होता है स्टोरी में, हमारा जो अगला कैरेक्टर है कौन, समझू साहू, वो आ जाता है। और क्या होता है कि समझू साहू अलगू से एक बैल खरीदता है। तो लगभग 1 महीना भी नहीं होता, जो बैल उसने अलगू साहू से खरीदा होता है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और समझू साहू ने उसके पैसे अलगू को दिए नहीं थे। तो समझू साहू क्या करता है, पैसे देने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, ये बैल तो कमजोर था, मर गया, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। तो अलगू कहता है कि तूने जब बैल खरीदा था तो मेरा बैल बिल्कुल ठीक था, इसलिए तुझे पैसे देने होंगे। तो समझू मना कर देता है कि नहीं, मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो फिर से अलगू क्या करता है, अब पंचायत बैठाता है। और पंचायत में जो समझू साहू है वो क्या करता है, जो जुम्मन शेख है जो कि पहले अलगू चौधरी का दोस्त हुआ करता था, उसको हेड पंच के रूप में चुन लेता है। अब समझू ऐसा क्यों करता है, क्योंकि समझू को पता है कि जो जुम्मन शेख है वो क्या है, अलगू से बदला लेना चाहता है। तो ऐसे में क्या करेगा, जुम्मन अलगू के अगेंस्ट फैसला देगा। इसीलिए समझू साहू जुम्मन को अलगू के अगेंस्ट हेड पंच के रूप में चुन लेता है। अब पंचायत होती है, तो पंचायत में क्या होता है, जुम्मन शेख सारी बात सुनता है और वो क्या करता है, समझू साहू को कहता है कि जब तुमने इसका बैल खरीदा था तो वो ठीक था, तो इसका मतलब जब बैल मरा है तो वो तुम्हारी गलतियों के कारण मरा है, अलगू की गलती के कारण नहीं मरा। इसके लिए तुझे बैल के जो पैसे हैं वो अलगू को देने पड़ेंगे। तो अलगू हैरान हो जाता है, क्योंकि जुम्मन ने उसकी साइड, उसकी तरफ से फैसला किया। तो लास्ट में क्या दिखाया जाता है, चैप्टर में कहा जाता है गॉड लिव इन हार्ट ऑफ द पंच, यानी कि जो भी पंच होता है, जो भी
न्याय करने वाला होता है, गॉड उसके दिल में रहता है, न्याय करने वाला कभी भी गलत न्याय नहीं करता। ये हमारा मोरल है इस स्टोरी का। अब हम देखेंगे लेसन नंबर 8th चैप्टर है अ गेम ऑफ चांस। अ गेम ऑफ चांस। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं वो कौन है? आर्थर राइट। कौन है? आर्थर राइट। ये हमारे राइटर हैं। अ गेम ऑफ चांस में जो मेन कैरेक्टर है वो कौन कौन है? इसमें मेन कैरेक्टर है अ यंग बॉय। जो यंग बॉय है उसका नाम क्या है? रशीद, यानी कि रशीद यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। फिर है उसके अंकल, किसके? रशीद के अंकल। फिर है भैया। ये भैया कौन है? ये रशीद का सर्वेंट है। तो ये क्या है? 3 कैरेक्टर हैं जो एक अ गेम ऑफ चांस के मेन कैरेक्टर हैं। अब हम देखते हैं इसकी स्टोरी। तो स्टोरी में क्या होता है? फेस्टिवल होता है। कौन सा होता है? ईद का फेस्टिवल होता है। तो ईद के फेस्टिवल में जो ये बच्चा है रशीद है, उसके अंकल और ये उसके भैया एक फेयर में जाते हैं, यानी कि जो विलेज था उनका, उस विलेज में एक फेयर, एक मेला लगा हुआ है। तो ये तीनों क्या करते हैं? उस फेयर में जाते हैं। पिन टू बिग बफेलो, इसका क्या मतलब है? इस फेयर में, इस मेले में हर छोटी से छोटी से लेके बड़ी से बड़ी हर एक चीज यहाँ पे अवेलेबल थी, जो चाहे वहां से खरीद लो। तो जब ये लोग फेयर में घूम रहे थे, यहाँ पे देख रहे थे, तो क्या होता है, ये जो अंकल होते हैं, इस अंकल को उनका कोई दोस्त, कोई फ्रेंड वहां पे मिल जाता है। तो अंकल और फ्रेंड दोनों बातें करने लगते हैं। अंकल क्या करते हैं, जो ये भैया है, सर्वेंट है, उसको कहता है कि तुम जाके रशीद को जब तक फेयर दिखा दो, मेला दिखा दो, तब तक मैं आता हूँ। तो रशीद और उसका जो भैया था वो क्या करते हैं, मेला देखने के लिए आगे निकल जाते हैं। जब वो आगे जाते तो वहां पे बहुत सारी शॉप थी, लेकिन वहां पे एक शॉप थी जिसका नाम था लकी शॉप। क्या था? लकी शॉप। इस लकी शॉप में क्या थे? बहुत सारे गेम थे। अलग अलग लोग आके वहां पे गेम खेल रहे थे और अपने भाग्य से क्या है, चीजों को जीत रहे थे। तो ये क्या है, सब अपने लक को यहाँ पे देख रहे थे कि कौन कितना लकी है। अब क्या होता है, इस लकी शॉप में जो ये गेम थे, इनको देख के जो रशीद होता है वो इनकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, वो भी गेम खेलना चाहता है। अब सबसे पहले क्या होता है, वहां पे उस शॉप के अंदर, लकी शॉप के अंदर क्या थे, डिस्क ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर कुछ डिस्क रखी थी और इन डिस्क के ऊपर क्या थे, कुछ नंबर लिखे थे, और ये नंबर थे 1 से लेकर 10 तक। 1 2 3 4 5 ऐसे क्या थे, 1 से लेकर 10 तक की क्या थी, 10 डिस्क वहां पे टेबल के ऊपर रखी हुई थी। और गेम में क्या करना था, पिक अप एनी 6। गेम में क्या करनी थी, कोई 6 डिस्क उठानी थी, और उस 6 डिस्क के ऊपर जो भी नंबर आएगा, चाहे जैसे 1 आ जाओ, 2 3 4 6 10 तक के वहां पे नंबर थे, 10 तक में क्या करना था, 6 पिक वे उठानी थी उनको, और जो भी उनके ऊपर नंबर आएंगे वो क्या कर रहे थे, उन नंबरों को ऐड कर रहे थे, और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या था, क्या प्राइज निकलता है वो प्राइज दिया जा रहा था। अब क्या था, ये गेम खेलने के लिए कम से कम 50 पैसे उनके पास होने चाहिए थे, तभी जाके ये गेम खेला जा सकता था। अब जो ये गेम था उसको खेलने के लिए सबसे पहले वहां पे कौन आता है, ओल्ड मैन। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है सबसे पहले गेम किसने खेला लकी शॉप के अंदर। तो सबसे पहले एक आदमी आता है ओल्ड मैन, यानी कि एक बूढ़ा आदमी आता है, वो क्या करता है, गेम खेलता है। तो जब वो गेम खेलता है तो अपने जब लक को आजमाता है तो सबसे पहले उसका जो गिफ्ट निकलता है वो क्या होती है, एक ब्यूटीफुल क्लॉक होती है। क्या होती है, ब्यूटीफुल क्लॉक होती है। अब इस क्लॉक के बदले में वो क्या करता है, इसको वापस दुकानदार को ही बेच देता है, और उससे क्या करता है, 15 रुपए ले लेता है। यानी 50 पैसे का गेम खेल के उसने कितने रुपए यहाँ पे कमा लिए, 15 रुपए उसने यहाँ पे कमा लिए। तो जो रशीद ये सब देख रहा था, रशीद को बहुत अच्छा लगता है कि कैसे सिर्फ 50 पैसे से एक आदमी ने 15 रुपए बना लिए। फिर आता है हमारा सेकंड बंदा जो कि गेम खेलता है। तो वहां पे एक लड़का होता है, अब वो क्या करता है, अपना लक यहाँ पे आजमाता है। तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो गेम खेलता है और वहां पे क्या करता है, एक कॉम जीत लेता है। क्या, कॉम। अब इस कॉम को वो उसी दुकानदार को बेच देता है और दुकानदार उसके बदले में 25 पैसे दे देता है। फिर बच्चा दोबारा से गेम खेलता है, अब की बार उसको क्या होता है, फाउंटेन पेन मिलता है। क्या जीतता है वो, फाउंटेन पेन। तो ये फाउंटेन पेन को भी क्या करता है, ये बच्चा वापस शॉपकीपर को ही बेच देता है, जिसके उसको 3 रुपए मिल जाते हैं। फिर ये तीसरी बार गेम खेलता है, अब की बार वो क्या करता है, रिस्ट वॉच जीत लेता है, जिसको वापस दुकानदार को बेच कर ये लड़का क्या करता है, 25 रुपए कमा लेता है। फिर चौथी बार वो अपना लक आजमाता है, अब की बार उसको टेबल लैंप मिलता है, यानी कि अब की बार क्या निकला उसका, टेबल लैंप।
इस टेबल लैंप को भी वापस क्या करता है, शॉपकीपर को बेच देता है और 10 रुपए यहाँ पे कमा लेता है। अब ये देख के जो रशीद था वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट होता है और गेम खेलना चाहता है। अब थर्ड टाइम पे जो रशीद होता है वो क्या है, अपने आप को रोक नहीं पाता और वो भी कहता है कि मैं भी गेम खेलूंगा। अब रशीद को उसके अंकल ने 50 पैसे दिए थे और कहा था कि तुम मेले में से अगर तुम्हें कुछ लेना हो तो तुम ले लेना। तो रशीद क्या कहता है कि मुझे इन 50 पैसों से क्या करना है, अपना लक आजमाना है। तो वहां पे रशीद चला जाता है और खेलने लगता है। तो सबसे पहले जब रशीद क्या जीतता है तो वो 2 पेंसिल जीतता है। अब पेंसिल तो सस्ती सी होती हैं तो वो उसको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, तो क्या करता है, दोनों पेंसिल को वापस बेच देता है शॉपकीपर को, और शॉपकीपर उसे क्या करता है, 25 पैसे देता है। फिर वो दोबारा से खेलता है। अब की बार उसको क्या मिलती है, बोतल ऑफ इंक। अब ये बोतल ऑफ इंक ये क्या थी, ये भी सस्ती सी थी, इसको भी वो वापस बेच देता है। तो उसको कितने मिलते हैं, 25 पैसे मिलते हैं। फिर वो एक बार फिर क्या करता है, फिर से खेलता है, लेकिन अब भी उसका कुछ नहीं लगता। यानी कि वो क्या करता है, रशीद अपने 50 के 50 पैसे वहां पे खो देता है, मतलब उसको वापस कुछ भी नहीं मिलता। जो 50 पैसे उसके पास थे वो वहां पे उनको हार जाता है। अब उसके अंकल आते हैं, अंकल उससे पूछते तो बताता है कि मैं तो सारे के सारे पैसे यहाँ पे हार गया। अब उसके अंकल उसको क्या बताते हैं कि बेटे जो ये दुकान है ना, जो आपने देखा कि एक आदमी आया, उसने चीजें खरीदी और इतने रुपए जीत गया, फिर एक दूसरा लड़का आया, उसने इतने रुपए जीते, ये एक्चुअल में क्या है, शॉपकीपर के फ्रेंड थे। और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करते हैं, ये उन्हें जिताते हैं और वापस पैसे फिर ये वापस ले लेते हैं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि गेम खेलकर वो पैसे जीत रहे हैं। बच्चे को ये बात समझ में आ जाती है और वो क्या कहता है, अगली बार वो कभी भी ऐसा कोई गेम नहीं खेलेगा जिसमें कि पैसे लगा के कोई दूसरी चीज मिलती हो। अब लास्ट में वो लोग जो फेयर से क्या क्या चीजें खरीदते हैं, मतलब मेले में से अब रशीद और उसके अंकल क्या क्या खरीदते हैं, वो खरीदते हैं एक अम्ब्रेला जो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत सुंदर होती है। कुछ बिस्किट खरीदते हैं और स्वीट्स, मिठाइयाँ वो वहां से खरीदते हैं, और कुछ गिफ्ट भी वो वहां से खरीदते हैं और अपने घर चले जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8 अ गेम ऑफ चांस। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है डेजर्ट एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं। इस चैप्टर के जो हमारे राइटर हैं वो कौन है, डेविड वेस्ट। कौन है, डेविड वेस्ट। अब हम देखेंगे जो डेजर्ट एनिमल है इसके अंदर मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं। तो इसके अंदर जो हमारे कैरेक्टर हैं वो हमारे क्या है, एनिमल्स ही हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारा कैरेक्टर आता है जिसका नाम है गर्बिल्स। गर्बिल्स क्या होते हैं, ये रेगिस्तानी यानी डेजर्ट के चूहे होते हैं। कौन होते हैं गर्बिल्स, रेगिस्तानी चूहे यानी डेजर्ट के चूहे, रैट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये जो मिट्टी के अंदर, जो कूल मिट्टी के अंदर जो ठंडी जगह होती है, मिट्टी के बिल्कुल नीचे, वहां पे अपने बोरो करते हैं, अपने बिल बनाते हैं और उसमें वो रहते हैं। क्योंकि बाहर तो मिट्टी में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो ये मिट्टी के अंदर अपने बिल बनाते हैं और उसमें रहते हैं। तो पहला कैरेक्टर कौन है, गर्बिल्स। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं डार्कलिंग बीटल्स। डार्कलिंग बीटल क्या होते हैं, गहरे रंग के कीड़े होते हैं। क्या होते हैं, गहरे रंग के कीड़े। ये हमारा था सेकंड कैरेक्टर। फिर यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, स्नेक्स पाए जाते हैं। और ये जो स्नेक्स हैं वो क्या है, 2300 डिफरेंट काइंड के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे होते हैं जो हार्मलेस होते हैं, मतलब जो लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें बाइट नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, और एक बाइट करने से ही क्या होते हैं, आदमियों को मार देते हैं। इसमें बताया जाता है कि कुछ स्नेक्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एग ले करते हैं। क्या करते हैं, एग ले करते हैं, मतलब उनके बच्चे एग में से निकलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्नेक्स भी होते हैं जो अपने बच्चों को, जैसे इंसान बच्चा पैदा करते हैं, ऐसे ही ये भी अपने बच्चों को पैदा करते हैं। अब यहाँ पे बताया है कि जो अमेरिका है, अमेरिका का जो डेजर्ट है वहां पे रेटल स्नेक्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेटल स्नेक्स पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे दिखाया है कि इन डेजर्ट्स में क्या होते हैं, मंगूज। मंगूज क्या होते हैं, नेवले। मंगूज भी डेजर्ट के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो मंगूज होते हैं वो एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, और ग्रुप में ही क्या करते हैं, स्नेक्स को या फिर दूसरे जो जीव होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उनको एक साथ ग्रुप के अंदर उनको मारते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं।
फिर यहाँ पे बताया है कि जो डेजर्ट होते हैं वहाँ पे कैमल्स भी होते हैं, और जो ये कैमल होते हैं ये क्या करते हैं, ये 30 के ग्रुप में रहते हैं, यानी कि 30 का इनका एक ग्रुप होता है। और जो कैमल होते हैं वो लगातार 10 महीनों तक बिना पानी के भी रह सकते हैं। अब इन्होंने बताया जो कैमल्स होते हैं ना वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन से, एक तो वो कैमल जो ड्रोमेड्री कैमल कहलाते हैं, एक वो कैमल जिसको हम बैक्टीरियन कैमल कहते हैं। अब ड्रोमेड्री और बैक्टीरियन कैमल्स में क्या डिफरेंस है। जो ड्रोमेड्री होते हैं इनका 1 हम्प होता है। हम्प क्या होता है, आपने देखा होगा, जो हमारे कैमल होते हैं कैमल के ऊपर के हिस्से में ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम्प। क्या बोलते हैं, हम्प। तो ड्रोमेड्री कैमल का 1 हम्प होता है, जबकि जो बैक्टीरियन कैमल होते हैं इनके ऐसे ऐसे क्या होते हैं, 2 हम्प होते हैं। क्या होते हैं, 2 हम्प्स होते हैं। और जो इनके ये हम्प होते हैं ना, इनको लोग कहते हैं कि इनमें पानी भरा होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हम्प के अंदर, कैमल में हम्प के अंदर पानी नहीं होता, बल्कि जो ये हम्प होते हैं ये फुल ऑफ फैट होते हैं, मतलब ये बिल्कुल फैट के बने हुए होते हैं। और जो इनके हम्प होते हैं इनको हम स्टोरेज कहते हैं, यानी कि ये यहाँ पे अपना खाना वाना सब स्टोर करके रखते हैं। हम्प डजंट स्टोर वाटर, हम्प के अंदर कभी भी पानी नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स। अब हम करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर इस बुक का, जो कि होगा चैप्टर नंबर 10 द बैनियन ट्री। द बैनियन ट्री जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, इसके जो हमारे राइटर हैं वो हैं रस्किन बॉन्ड। कौन है, रस्किन बॉन्ड। इस चैप्टर में हमारे जो मेन कैरेक्टर हैं वो कौन कौन है, इसमें सबसे पहले हमारा आता है मंगूज यानी नेवला, फिर हमारा आता है स्नेक। कौन, स्नेक। अब जो ये मंगूज होता है और जो स्नेक होता है, इनकी फाइट तो सबने सुनी होगी कि इनकी तो जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन मंगूज क्या करते हैं, स्नेक को मारने में मार देते हैं। ऐसा क्यों, मंगूज स्नेक को क्यों मार देते हैं। मंगूज स्नेक को इसलिए मार पाते हैं क्योंकि जो मंगूज होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं स्नेक के कंपैरिजन में। जब तक स्नेक मुड़ता है, मंगूज क्या करता है, जल्दी से दूसरी तरफ से स्नेक के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है और स्नेक को मारने का काम कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी मंगूज और स्नेक की फाइट होती है मंगूज जीत जाता है, क्योंकि वो ज्यादा एक्टिव होता है, स्नेक उससे कम एक्टिव होता है। तो एक तो हमारा हो गया कैरेक्टर मंगूज, दूसरा हो गया स्नेक। फिर इसमें हमारा कैरेक्टर है ग्रैंडफादर। कौन है, ग्रैंडफादर। फिर इसमें है ओथर। ये ओथर है, ये क्या करता है, ये बैनियन ट्री के ऊपर बैठता है, यानी कि जब उसको पढ़ना होता है या खेलना होता है, बाहर की दुनिया को देखना होता है, तो ओथर यानी रस्किन बॉन्ड क्या करते हैं, जाकर इस बैनियन ट्री के ऊपर बैठ जाता है। फिर इसमें एक होती है स्क्वायरल। स्क्वायरल क्या होती है, ये शुरू में तो स्क्वायरल क्या करती है, रस्किन बॉन्ड को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है रस्किन बॉन्ड उसको हार्म करेगा। लेकिन बाद में जब उसको पता चलता है, वो उसको फील करती है कि ये इसको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो वो क्या करती है, इसकी फ्रेंड बन जाती है। और जो स्क्वायरल होती है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, ग्रे कलर का, ग्रे इसका कलर होता है। फिर इसमें क्या है, इस स्टोरी के अंदर एक कोबरा दिखाया गया है, एक कैरेक्टर इसमें क्रो है, कौवा है, और दूसरी इसमें क्या है, मैना है। अब ये स्टोरी कहती क्या है, ये स्टोरी क्या कहती है कि जो ग्रैंडफादर है उनके हाउस के पास में क्या है, एक बनियन ट्री है। इस बनियन ट्री के ऊपर क्या करता है, नरेटर जाके बैठ जाता है और आसपास की चीजों को देखने लगता है। अब जब स्प्रिंग का सीजन आता है, कौन सा सीजन, स्प्रिंग के सीजन में इस बैनियन ट्री के ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, और ये फ्रूट कौन से होते हैं, रेड फिग्स। कौन से होते हैं, रेड कलर के फिग होते हैं। अब एक दिन क्या होता है, जब नरेटर इसके ऊपर बैठा हुआ था बैनियन ट्री के ऊपर, तो देखता है कि वहां पे एक मंगूज आ जाता है और एक कोबरा आ जाता है। मंगूज और कोबरे में क्या होती है, दोनों में होती है फाइट। तो जब ये फाइट हो रही होती है तो उस पेड़ पे एक क्रो और एक मैना भी आ जाते हैं। तो मंगूज और जो कोबरा की फाइट में क्रो और मैना भी आ जाते हैं, वो भी अटैक करते हैं। तो जब ये फाइट हो रही होती है तो जो क्रो होता है, कौवा होता है, वो मंगूज के कारण, कोबरा के कारण मारा जाता है। तो एक तो ये पूछा जाएगा कि क्रो और मैना में से कौन मारा गया, तो क्रो मारा जाता है, ठीक है। फिर जो मंगूज और कोबरा की फाइट थी उसमें क्या है, क्योंकि कोबरा जो होता है वो कम एक्टिव होता है मंगूज के कंपैरिजन में, तो मंगूज क्या करता है, कोबरा को मार देता है। तो मंगूज कोबरा की फाइट में क्रो और मैना भी आते हैं, एक तो क्रो मारा जाता है और एक कोबरा मारा जाता है। मंगूज क्या करता है, इस फाइट के अंदर जीत जाता है। तो ये थी हमारी स्टोरी द बैनियन
ट्री। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।